हर इंसान की पहचान उसकी सकाफत से होती है। अगर उसके पास सकाफत नहीं है तो उसकी कोई पहचान ही नहीं है। मैं आज आपको ऐसी एक पर्सनैलिटी से मिलाऊंगा जिन्होंने हमारी सकाफत यानी पाकिस्तानी सकाफत को बहुत रंगीन बनाकर पेश किया, बहुत एग्जॉटिक बना के पेश किया और उसकी हिफाजत की, उसके विरसे का ख्याल रखा। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपको पता है कि पाकिस्तान का जो दिल है वो लाहौर है, और जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। लेकिन मैं ये कहूँगा जिसने लाहौर नहीं देखा और यूसुफ सलाहुद्दीन की हवेली नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा। आज मैं इसी पर्सनैलिटी के साथ बहुत सी अनगिनत बातें जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, जिनमें एक मिस्ट्री भी है, कंट्रोवर्सीज भी हैं, और बाहर के लोग जो एज एन आउटसाइडर जो उनको देखते हैं वो पता नहीं उनको क्या समझते हैं और उनके बारे में क्या क्या राय रखते हैं। और आज मैं ख़ावर याद इस प्रोग्राम में आपके लिए बहुत सी दिलचस्प बातें जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं और लोग जानना चाहते हैं कि असल में वो हैं क्या। हम एक लिहाज से उनको बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। अल्लामा इकबाल के नवासे, हमारे मशहूर शायर जिनको हम दिलो जान से प्यार करते हैं, उन्होंने अल्लामा इकबाल की शायरी को जिस तरह से प्रिजर्व किया है और जिस तरह से उस मौसीकी में ढाला है, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने हमारे विरसे को, हमारे फैशन को और हमारे जो सोशल इवेंट्स होते हैं उनको जिस तरह इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करवाया, और जिस तरह से उनके घर इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं, चाहे वो एक्ट्रेसेस हों, चाहे वो सोशल आइकॉन्स हों या कोई पॉलिटिकल साइड से जुड़े हुए लोग हों, उनकी पॉलिटिकल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ और उनकी पर्सनल लाइफ जिसमें बहुत से अफेयर्स भी जुड़े हुए हैं, जिसमें उनकी शादी के बारे में बात की जाएगी, और उनका पैशन फॉर म्यूज़िक, पैशन फॉर कल्चर, पैशन फॉर हेरिटेज, हर चीज़ के पीछे एक मकसद होता है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। देखते हैं कि वो अपनी ज़ुबानी इन कहानियों को क्या मकसद बयान करते हैं, और वो सारी कंट्रोवर्सीज जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं वो आज आपके सामने मैं अनफोल्ड करूंगा। आज के खबर इन लॉ एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी सेलिब्रिटी से जिनको पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हर कोई जानता है। बात शोबिज़ की हो, पॉलिटिक्स की या फिर म्यूजिक की, ये एक ऐसे पाकिस्तानी कल्चर प्रमोशन आइकॉन है जिन्होंने हर फील्ड में ही इस पाक सरजमीन का नाम पूरी दुनिया में प्रमोट किया है। गेस्ट तो आप कर ही चुके होंगे। जी हाँ, आज के हमारे गेस्ट हैं नन अदर देन मियां यूसुफ सलाहुद्दीन। जी हाँ, एक ऐसा पाकिस्तानी कल्चर प्रमोशन आइकॉन जिसने पाकिस्तान को दुनिया के हर मुल्क में प्रमोट किया, और आजकल इनका फोकस अपने नाना अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पोइट्री को म्यूजिक में कन्वर्ट करने पे है, which is such a tough job। आइए देखते हैं खबर इनसे आज क्या पर्सनल चिट चैट करते हैं। So stick around to know more about मियां यूसुफ सलाहुद्दीन। तो आए मिलते हैं यूसुफ साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम यूसुफ। वालेकुम सलाम खबर, कैसे हैं आप? ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी मतलब ऑनर की बात है कि मैं जिस जगह पे जाकर शूटिंग्स करता रहा हूँ और आज वो पर्सनैलिटी मेरे सामने बैठी हुई है जिसके साथ एक पूरी तारीख जुड़ी हुई है, पूरा लाहौर का विरसा उसके साथ जुड़ा हुआ है। मुझे आप ये बताएं, कुछ अपनी जो इनिशियल लाइफ है उसके बारे में कुछ बताएं मुझे। मैं अंदरूनी शहर में अपनी हवेली में, यहीं मेरी पैदाइश हुई 1951 में। वैसे ऑफिशियली मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 53 लिखी। अच्छा। अब उस ज़माने में मेरे ख्याल जो वालिदैन थे वो समझते थे कि हो सकता है कि जब बड़ा होगा तो CSS का इम्तिहान दे ले, तो उसमें एज का वो होता है कि कुछ एक होता है बैरियर, तो उसमें 2 साल आपको, अमूमन उस ज़माने में लोग ये ज़रूर करते थे कि एज को 1-2 साल कम लिखवा देते थे। तो कुछ साल मुझे याद है कि हम वहाँ रहे। फिर जब मैं तकरीबन 5-6 साल का था तो कुछ अरसे के लिए मेरे वालिदैन जो थे अल्लामा इकबाल साहब के घर, क्योंकि वो घर खाली था तो वहाँ वो शिफ्ट कर गए हमें लेके, क्योंकि डॉक्टर जवेद इकबाल साहब बाहर पढ़ने गए हुए थे इंग्लैंड। तो वहाँ हम फिर 11 साल की उम्र तक हम वहाँ रहे, और फिर जब मेरे दादा ने गुलबर्ग में घर बनाया तो फिर वहीं से हम उधर आ गए। तो आपकी जो एजुकेशन मेरी शुरू से अपना किंडरगार्टन से लेके और FA तक एचएसएन कॉलेज में, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज में। आपकी हवेली 300 साल पुरानी है या शायद इससे भी पुरानी। इसकी स्टोरी क्या है? लोग बड़े इस मिस्ट्री को एक्सपोज करना चाहते हैं। अब इसकी कोई मिस्ट्री नहीं है। ये घर जो है ये तकरीबन 300 साल से ज़्यादा पुराना है। हमारी फैमिली में कोई 175 साल से है हमारे पास। उससे पहले इट केम इनटू प्रोमिनेंस, क्योंकि ये जो बाज़ार है इसका नाम है बाज़ार बरूद खाना, और इसी हवेली के नाम पे इसका बाज़ार का नाम दिया, क्योंकि ये जो घर था ये लाहौर के कोर कमांडर का घर था, उस जर्नैल का घर था जो उसका मोस्ट ट्रस्टेड जर्नैल था रंजीत सिंह का, और उसके नीचे तमाम जो असला खाना था या बारूद खाना था, इसीलिए इसका नाम
हवेली बारूद खाना है, और हमने भी, हमारी फैमिली ने भी इस यही नाम उसको चेंज नहीं किया, बल्कि टिल टुडे इट इज़ नोन एज हवेली बारूद खाना। और शहर में भी लोग, जो पुराने शहर वाले, वो हमें इसी तरह जानते थे कि हवेली बारूद खाने वाले, क्योंकि हमारी फैमिली भी कश्मीर से, इट मूव फ्रॉम कश्मीर फर्स्ट टू सियालकोट एंड देन टू लाहौर। तो सिखों के ज़माने में ये प्रोमिनेंस पे आई, और इसमें जो शहर को, लाहौर के शहर को डिफेंड करने का जो तमाम असला और बारूद था, वो इसी के अंदर स्टॉक था। फिर उसके बाद जब हुकूमत ख़त्म हो गई सिखों की, तो उसके बाद ये हमारे बुज़ुर्गों ने इसको ख़रीद लिया, और इसको ख़रीद के और इसको कुछ थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए कि जो ऑफिस था और जो रेजिडेंशियल एरिया था उसको मिला के तो एक पूरे एरिए को एक जनान खाना बना दिया गया, और इसके जो सड़क के ऑपोजिट एक और हवेली थी जो इसी का ही हिस्सा थी, वो मर। तो आपको लगता नहीं कि आपने एक सफ़ेद हाथी पाला हुआ है जिसकी मेंटेनेंस जो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है आपके साथ चलता रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं इसको सफ़ेद हाथी नहीं, उसको तो मेंटेनेंस में बहुत खर्चा आ जाता होगा। नहीं, मेरे को इतना ज़्यादा भी खर्चा नहीं, आपका शौक इतना ज़्यादा है कि वो, अब नहीं इतना ज़्यादा भी कोई, जो आस्ता आस्ता इसी ओवर द ईयर्स, आप देखें मैं 1987 में यहाँ मूव किया, और अभी तक उसकी आस्ता आस्ता जो चीज़ें हैं कुछ ठीक होने वाली हैं। काफ़ी सारी, आई थिंक ऑलमोस्ट 90% उसकी हो गई है। 10% रहती है कि जहाँ अभी कुछ 1, 2, 4 कमरे हैं कि जिनको मैंने डू अप करना है, और कुछ और चीज़ें ठीक करनी है। तो ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। अच्छा, आप क्या समझते हैं लाहौर की जो एक ख़ास बात थी, मतलब होनी चाहिए, वो बसंत थी, और आपकी हवेली में तो इतना कोई हल्ला गुला लग जाता था कि लोगों की हर एक की ख्वाहिश होती थी कि बस मैं उस हवेली में एक दफ़ा बसंत जाके देख लूँ। मैंने कभी खबर रोका भी नहीं किसी को, और आपने कभी रोका भी नहीं, और मैंने कभी, अब ये सब कुछ बंद हो गया, तो आपको क्या फीलिंग होती है इससे? बड़ा मुझे दुख होता है, क्योंकि देखें बसंत, कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि मैंने बसंत को क्यों मुल्कों से लोग आते होते थे, क्योंकि देखें इसको कोई भी हुक्मरान या हुकूमत में इतनी अकल नहीं है या सेंस नहीं है कि इस फेस्टिवल को समझे ये दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बन सकता है। ऐसा कोई फेस्टिवल दुनिया में मुझे बताओ कोई है कि जहाँ 2 दिन तमाम शहर जो है अपनी छतों पे खड़े होकर ढोल बजा के, खाने खा के, एक जो एटमॉस्फेयर आप क्रिएट करते हो अबव ऑन द रूफ टॉप्स, ये दुनिया में ऐसा कोई फेस्टिवल ही नहीं है। ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कोई दुनिया में किसी मुल्क में, और आई टेल यू, तो जो ये फेस्टिवल होता, अभी तक उन्होंने इस फेस्टिवल को वो बना देना था, कि जो ब्राज़ील ने वो मार्डी ग्रा बना दिया। ये हिंदुस्तान जैसा कोई मुल्क जहाँ पसंद, हालांकि हम लोग तो, कई हमारे उलमा जो हैं वो कहते हैं कि जी हिंदुओं वाला फेस्टिवल है, वहाँ कोई पसंद है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है कोई पसंद। जो एक लाहौरी पसंद होती है उसकी बात ही कुछ और है। अब अल्लाह का शुक्र इतना है कि चाहे पंजाब हुकूमत बैन लगा दे या जो मर्जी करे, उनका भी अनफॉर्चुनेटली बैन जो है वो लाहौर तक ही होता है। लाहौर के अलावा हर जगह, कसूर में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, क्योंकि ये चीज़ अब जो है ना ज़्यादा आगे निकल गई। अगर बहुत सी औरतें मिलके हमारे चीफ मिनिस्टर पर पहुंच जाएं कि हमारा बच्चा मारा गया, उसका गला चीरा गया, ये हो गया, वो हो गया, तो इसके अलावा फिर क्या हल है? मुझे ये बताएं कि हर साल जो बीचेज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ शार्क के से कितने लोग मर जाते हैं, 100-200 लोग। क्या उन्होंने स्विमिंग बंद करा दी है? इस तरह नहीं करते, आप प्रोटेक्शन करते हैं, आप उसको सेफ बनाएं। आप यू शुड मेक श्योर कि ये जो डोर है, ये डोर मार्केट में मत आए जिससे गले कटते हैं। जब वो डोर मार्केट में नहीं आएगी जिससे गले कटते हैं, और जो ओरिजिनल डोर जो हुआ करती थी कॉटन की डोर, वो ही अवेलेबल होगी, तो फिर क्यों गर्दनें कटेंगी? बात भी सही है, लेकिन ये कि ये फंक्शन होते रहने चाहिए थे। अब वो पावर 2 बिलियन रुपए की इंडस्ट्री बन गई थी। ये सारा 2 बिलियन रुपया लाहौर में ही खर्च होता था ना, पाकिस्तान में ही खर्च होता था ना, और ये नीचे तक जाता था। जो चूड़ियाँ बेचने वाला है वो भी पैसे बनाता था, जो खाने पकाने वाला है वो भी, जो चाटें लगाता है उसका भी पैसा, जो कबाब लगाता है वो भी कोई ये नहीं कि लाहौर में कोई टेंट लगाने वाला, कोई कपड़े वाला, कोई। अब तो आपको तो पता ही कि एक फैशन इंडस्ट्री भी साथ साथ उभरनी शुरू हो गई थी कि बसंत के इर्द गिर्द हमने ये प्लानिंग की थी कि फैशन शोज रखे हैं। बसंत के हवाले से कपड़े वाले लग गए, बसंत के सॉन्ग्स आ रहे हैं, बसंत के हेयर स्टाइल्स आ गए, बसंत के गाने आ गए। सारे जितने भी आपके जो हैं टेलीविजन चैनल्स, वो स्पेशल बसंत के प्रोग्राम्स करते थे। आर्टिस्ट कौन, एवरीबॉडी ऑफ एवरी क्लास मेड यूज टू मेक मनी ऑन बसंत। दूसरी बात ये है बसंत की जो फेवर में जाती है
कि बसंत एक फेस्टिवल है जो आप अपने घर में बैठ के मना लेते हैं। हर कोई अपनी अपनी छत पे चढ़ा होता है और उसका फेस्टिवल ऑन है। उसको कहीं पैसे खर्च के कोई DHA नहीं जाना पड़ता या किसी और जगह नहीं जाना पड़ता, कि वो जो घर में पकता पकता, बच्चों ने गुड़ियाँ उड़ाई, सारा फैमिली छत पे चढ़ी, म्यूजिक लगा दी, कोई इंजॉय कर लिया, अच्छा दिन गुजर गया। इसका एक और भी हुआ है कि लाहौर में बहुत मसनूइयत आता जा रहा है। वो जो चीज़ें हमारे जो फेस्टिवल्स होते थे, ईद मिलादुन्नबी, फिर उसके बाद ये बसंत के फंक्शन, और देखते देखते अब उसकी जगह पार्टियाँ आ गई हैं, हेलोविन्स आ गई हैं, और ये सारे जो वेस्टर्न कल्चर है वो आता जा रहा है। ये देख के मुझे बड़ा दुख होता है। आपको होता है? मुझे भी बहुत होता है, लेकिन मैं क्या करूँ, पार्टियाँ तो आप भी बहुत होती हैं। मैं बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल पार्टीज जिस तरह की पार्टीज मेरी नहीं होती। मेरी हमेशा जो पार्टीज होती हैं वो होती हैं जहाँ कोई आपको कोई म्यूज़िक मिलेगी, या इसमें बसंत की पार्टी होगी या इस तरह की। मैंने नहीं कभी ये न्यू ईयर और वैलेंटाइन और ये लटरम पटरम, आई हैव नेवर डन दिस। हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों को खिला पिला के और उनके हल्ला गुल्ला लगा के, मेला लगा के खुश होते हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ बैठी हुई है, और वो पहलू कौन से हैं वो हम ब्रेक के बाद खोलते हैं। कि वो चाहते, अब मुझे पुराने वक्तों में मुझे याद है जब लाहौर में डाका पड़ता था ना, शाम को हीरा मंडी के अंदर वो डाकू पकड़ा जाता था, क्योंकि उसने और जाना कहाँ है, उसने पैसे उसने लूटे हैं, उसने वहीं आके खर्च करने हैं।